जब भी आप बिजनेस खोलना चाह रहे होते हो या आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले लो। फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें कोचिंग सेंटर्स में पढ़ना था या तुम्हें एक नीड थी कि भाई मुझे एग्जाम्स में या स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो तुमने क्या कहा, मुझे कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ेगा। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए तुमने पहली चीज क्या देखी? फैकल्टी। और और इन्वायरमेंट और कन्वीनियंस देखना होगा ना कि मेरे घर से कितना दूर है, या फेज 8 पढ़ने जा रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। तो तुमने सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया होगा और तुमने देखा होगा कि मेरा टाइम जाया तो नहीं हो रहा। टाइम, मनी, कॉस्ट, जितनी भी चीजें हैं उन सबको तुमने नोटिस किया होगा। तभी ही तुमने एक डिसीजन लिया होगा कि भाई मैं यहाँ पे ना जई में पढ़ूंगा। ये सारे फैक्टर्स आप हर दफा करते हो, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे आप बिजनेस खोलने के लेवल पे हो। तो लोकेशन जो भी होती है, जिस जगह पे आपको जाना होता है, काम करना होता है, वो लोकेशन होती है। अब लोकेशन को चूज करने के क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होती है। और जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कौन सी कॉस्ट इनकर होती है? हमने जो शुरू शुरू में पढ़ी थी, अपॉर्चुनिटी। जब भी आप चॉइसेस करते हो तो आपकी एक कॉस्ट अराइज होती है जिसका नाम क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो मतलब जिस भी लोकेशन पे आप जाओगे ना, सारी की सारी फेवरेबल और सारी की सारी अच्छी चीजें आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप 4 चीजें अच्छी ढूंढ रहे हो तो कहीं पे 6 खराब होंगी, या कहीं पे 6 खराब होंगी तो 10 अच्छी होंगी। तो ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है। सही है। तो लोकेशन दो जगह की होती है, तो मतलब आप लोकली अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में, या अपने घर के पास आप एक बिजनेस खोल लो। और एक होता है इंटरनेशनल, जाओ इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती है, वीजा, लैंग्वेज, कल्चर, लीगैलिटी डिफरेंट, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो लोकली अगर तुम्हें पाकिस्तान में बिजनेस खोलना है तो ये तुम्हारे लिए एक इजी तरीका है कि एक बिजनेस को सेटअप करना। अब तुम हो पाकिस्तानी, तुम चाह रहे हो कि मैं कोई अदर कंट्री में बिजनेस करूं, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल तुम मल्टीनेशनल नहीं हो, कोई बड़ी कंपनी नहीं हो, इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। मतलब जो भी आज कोई इतना बड़ा बिजनेस बना है ना, इसलिए नहीं बना कि वो उसके पास बहुत पैसे थे। वो इसलिए बना कि उसने बहुत स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया, उस पर हार्डवर्क किया, एंड देख लो अब जो amazon देख लो। बुक सेलिंग, पहले सिर्फ बुक सेलिंग था, बुक सेलिंग वाला मॉडल क्या हो गया? रिटेलिंग हो गया। हर चीज रिटेल पे, ड्रोन से डिलीवरी करते हैं, पता नहीं, फास्ट सर्विस पे काम किया। अब होंडा था, जापान में क्या था, एक स्मॉल सा गैराज था। मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है उससे भी एक छोटा गैराज था जिस पे वो बाइक्स वगैरह का काम करता था। आज कितनी बड़ी कंपनी है, शायद तुम्हारे और मेरे घर में भी उसकी गाड़ी हो या बाइक हो। तो इतना बड़ा बिजनेस हो गया। अब हमारे कोर्स में जो डिसीजन मेकिंग आती है लोकेशंस की, वो पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? इनपुट्स को कन्वर्ट करता है आउटपुट्स को। इनपुट्स क्या होते हैं हमारे? रॉ मटेरियल्स, लेबर, गुड्स हो गए, जितनी भी चीजें यूज होती हैं डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे हमारे इनपुट्स होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और आउटपुट क्या होता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मोबाइल फोन हो गया, कपड़े हो गए, गाड़ियां हो गई। तो ये सारे हमारे आउटपुट्स होते हैं। इनको बनाना, इनका प्रोसेस को देखना, लोकेशन डिसीजन में वो हम देखते हैं। सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटलाइजेशन, एजुकेशन, और जितनी भी ऐसी चीजें जो हम अवेल तो करते हैं लेकिन हम कभी उसको मतलब एज ए प्रोडक्ट हाथ में पकड़ नहीं सकते। अब तुम टीचिंग कर रहे हो या पढ़ा रहे हो या खुद पढ़ रहे हो, तो तुम एक सर्विस हायर कर रहे हो। या बैंकिंग एक सर्विस है, बैंकिंग कोई प्रोडक्ट नहीं, बट एक सर्विस है।
ओवरसीज बिजनेस, नई मार्केट में बिजनेस खोल दिया या अपनी ब्रांच खोल दी, फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे चले गए, तो वो सब ओवरसीज बिजनेस में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है तो तुम सबसे पहली चीज क्या देखोगे? जो वो कि अपना रॉ मटेरियल की करीब है नहीं है, सही। रॉ मटेरियल है और उसके लेबर देखूंगा। अगर उसके लेबर की जरूरत होगी तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेटिंग में लगाऊंगा। अगर अनस्किल्ड लेबर चाहिए होगा तो मैं लेबर को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में लगाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सही है। बिल्कुल। और रॉ मटेरियल से तुमने क्या बताया? नियर टू लोकेशन, गुड क्वालिटी हो, एट लीस्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। हाँ, वो सारी मतलब एक पूरा एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है ना जब आप लोकेशन डिसीजन देखते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर में तुमने क्या बोला? बोला था अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है थोड़ा एडवांस है, देखो, अगर स्किल लेवल की जरूरत है तो सिटी अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, हाँ बोलो। सिटी के लिए होना चाहिए। अगर ऐसे अगर अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है बहुत स्किल्ड लेबर नहीं नीड जी, तो तो ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में लगाना चाहिए। ठीक है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर में ये बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर चाहिए होता है, और स्किल्ड तो जाहिर अर्बन एरियाज यानी सिटीज या शहर में मिलेगा। अनस्किल्ड कहाँ मिलेगा ज्यादा? मतलब जो जहाँ पे रूरल एरियाज में मिलेगा, और रूरल एरियाज, या और तुम कह सकते हो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हाई, कि तभी तो तुम वहां से लेबर को हायर कर सकते हो। अगर स्किल्ड चाहिए तो अर्बन एरियाज हो, बट अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी ना, वहां पे तुम्हें सस्ती लेबर मिलेगी। जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी नहीं और तुम एक नया बिजनेस सेटअप करो, लेबर तो तुम्हारे पास नॉट विलिंग होगी ना, अगर वो किसी फर्म को छोड़ के तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या आता है? जॉब प्रोडक्शन डी और एक सेकंड, जॉब था, बैच था, वो था, सही है। और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस में क्या होते हैं? फेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल में क्या आता है? सब्सिडीज, सब्सिडीज, टैक्स रिडेम्पशंस, टैक्स रिडेम्पशंस। और अनफेवरेबल में क्या आता है? पेनल्टीज, पेनल्टीज, टैक्सेस। तो ये क्या करते, आपको अगर फेवरेबल है तो आप उस लोकेशन में जाओगे, अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो आप वहां से भाग जाओगे। और जब आप कभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिंक अच्छे चाहिए होते हैं, कम्युनिकेशन के लिंक्स अच्छे चाहिए होते हैं। अब मैं रेगिस्तान में कोई फैक्ट्री लगाऊं, कोई आएगा मेरे पास? मतलब इलॉजिकल सी बात है और काफी वेग बात है कि आप मतलब पूरी दुनिया से कट के कोई फैक्ट्री लगा रहे हो। वो अनटिल एंड अनलेस जैसे कोई ट्रांसपोर्ट, बहरिया या समंदर का जिसमें काम होता है, बड़े बड़े जहाज आते हैं, वो हो सकता है, क्योंकि समंदर नॉर्मली सिटीज से काफी दूर होता है। तो वहां पे कोई बिजनेस कर रहे हो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वहां पे हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब सिग्नल्स होने चाहिए, आप कम्युनिकेट कर सको लोकल फॉरेन जहाँ भी। पावर एंड वाटर सप्लाई ये भी जरूरी है, बिजली नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी? बिल्कुल, ये तो नेसेसिटी है, नेसेसिटी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितना करेगी, लेकिन एट अ टाइम आपको मशीन्स तो यूज करनी पड़ेगी। अगर इसका नहीं रहा तो मशीनरी प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हॉल्ट पे जा सकता है। अब जैसे मैं क्लाइमेट की बात करता तो हूँ, क्लाइमेट क्या फर्क पड़ता है? क्लाइमेट से फर्क पड़ता है। जैसे तुम देखो,
कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे मैं कारपेंटर हूँ या मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, सही है। तो एक जहाँ पे मेरी बिजनेस की लोकेशन है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। तो मेरे जो फर्नीचर का बिजनेस है उसके लिए ये अच्छी बात है या बुरी बात? मूड खराब हो गया। मूड खराब हो जाए, जो काम करूंगा वो मजा नहीं आएगा। बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पे रेनफॉल काफी क्वाइट मतलब कभी कभी हो और नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो वहां पे मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे गुड्स खराब नहीं होंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है उनकी नेचर क्या है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बैरन लैंड पे बनते हैं, फ्लड्स आ जाए तो उसका मसला हो। अब पर्सनल प्रीफरेंसेस ऑफ द ओनर, इससे क्या मतलब है? ये मुझे मतलब मेरी प्रीफरेंस है कि मेरा बिजनेस यहाँ पे हो। मतलब अपना ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है ना। तुम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सकते हो, बट तुम चाहते हो कि मैं एक्स वाई जी उसमें पढूं, तुम्हारी पर्सनल प्रीफरेंस है। और इसके मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं हो सकती, सब्जेक्टिव बात भी हो सकती है कि भाई उनमें मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चर में यही चल रहा है। हम्म। और इसमें हमने जो पहला वाला था ना, नेचर ऑफ मार्केट, हाँ, इसमें क्या था नेचर ऑफ मार्केट में। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं वो किस टाइप का मार्केट है उसकी, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, ज्यादा बाय करने वाले हैं, कम खरीदने वाले हैं, तो इस तरीके का ये भी है। और इसमें दूसरी बात ये नेचर ऑफ मार्केट्स में ये एक बात हो गई, और एक होता है कि ये पेरिशेबल है, पेरिशेबल है, प्रोडक्ट हाँ, नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है हाँ लाइक मतलब जल्दी खराब हो जाता है, वन टाइम कंजम्पशन गुड्स। तो उनको हम जितना मार्केट से करीब रखें, जहाँ पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे जैसे एक हैं। डेयरी प्रोडक्ट हुआ वो मार्केट में ऐसे इतनी दूर नहीं जाना है। बिल्कुल। पास में रहना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, और ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, जनरल फैक्टर्स हैं, तुम देख सकते हो। अब इसकी इसने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। B&B मैन्युफैक्चर्स फूड प्रोडक्ट्स, ये जो अभी तुम कह रहे थे ना पेरिशेबल और वो सारी चीजें। It wants to set up a factory to make a new ice cream। आइसक्रीम भी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, पेरिशेबल। The new ice cream uses fresh ingredients, mainly freshly picked fruit, to maintain the food's flavor। मतलब हर चीज फ्रेश फ्रेश यूज करती है। The fruit used come from one particular region of the country. This region is quite a long way away from the main cities where the most of the country's population live। मतलब जो मेरे इंग्रेडिएंट है ना वो फ्रेश फ्रेश होते हैं, और वो जो लोकेशन है सिटी से बहुत दूर है जहाँ पे लोग रहते हैं। This production process is mainly automated and requires only a few skilled workers to supervise the equipment. It uses a lot of water in the mixture and also a lot of water to wash out the machinery every day to keep it clean. The new ice cream is sold to domestic customers and in local through supermarkets and other food stores. It is not sold abroad। अब ये क्या बात हो गई, नेशनल बिजनेस की बात या लोकल बिजनेस की बात है, समझ रहे हो? तो अब इसका सवाल क्या है, विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू दिस बिजनेस व्हेन डिसाइडिंग वेयर टू लोकेट, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक देयर विल बी इंपॉर्टेंट। पहला रीजन क्या है, रॉ मटेरियल वाला, रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होगा नेचर ऑफ मार्केट का तो राव नहीं है। सही, और क्या होगा? मतलब वो पावर सप्लाई कस्टमर बेस। कॉन्फ्लिक्ट पावर। अच्छा ये बताओ ये कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या कौन सा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है? पहली लाइन में ही बता दिया था, मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हमने जितने भी ऊपर रीजंस पढ़े वो सारे मैन्युफैक्चरिंग के ही थे।
तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? availability of given अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। देखो इसने हमें ये बता दिया था कि लेबर की कोई खास जरूरत नहीं, सारा काम मशीनें खुद करेंगी, बस थोड़े से स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो इनको मशीनों को चेक चेक एंड बैलेंस करें। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर का भी इतना कोई मसला नहीं होगा। हाँ, वाटर वाटर एंड सप्लाई, वाटर पावर, क्योंकि सारी मशीनें चलेंगी और मशीनें बिजली पे चलती हैं। तो ये सारे रीजंस तुम एक्सप्लेन करोगे, और क्या क्या हो सकता है? क्लाइमेट क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि जब मेरी फैक्ट्री इतनी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। which will increase the अब क्लाइमेट का भी मसला हो सकता है, जहाँ पे मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ वहाँ पे फ्लड आ गया तो यूजुअली जो एग्रीकल्चरल एरियाज होते हैं वो इतने स्टेबलाइज नहीं होते या इतने फर्म नहीं होते कि वो सस्टेन कर पाए। अगर बारिश या सैलाब वगैरह आ गया कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तो वो सब उड़ जाते हैं। विच डू यू थिंक विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड वाई? जो भी तुम्हें लगे इससे लिंक करके तुम बता दो। क्लाइमेट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो दोनों केस में है। अगर मैं फैक्ट्री सिटी में भी लगाता हूँ फ्रेश इंग्रेडिएंट आएगा, खराब हो जाएगा। या अगर मैं वहां पे रखता हूँ फैक्ट्री, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो फिर भी लगेगी, लेकिन इंग्रेडिएंट खराब नहीं होगा, क्योंकि जब वो फ्रीज हो गया तो इट इज डन। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन डिसीजंस ऑफ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस। सर्विस सेक्टर बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? सर्विस प्रोवाइड करता है एनी टाइप ऑफ सर्विस, मेडिकेशन, कंसल्टिंग, बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टेट एजेंसीज, ये जितने भी बिजनेसेस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। तो इस तरह के बिजनेसेस के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? उस जगह का रेंट कितना है, या उस जगह की टैक्सेस या रेगुलेशंस क्या हैं, या वहां पे दूसरे खर्चे क्या हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के। क्या वो जहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रहा है वहां पे वो ओनली बिजनेस है या मैनी अदर बिजनेसेस भी हैं? अगर दूसरे बिजनेसेस के बराबर में वो होगा तो उससे क्या होगा? पोटेंशियल कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, और क्या होगा? कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और बिजनेस की रेवेन्यू भी जनरेट होगी। मतलब जहाँ पे चार पांच दुकानें होती हैं और जहाँ पे एक शॉप होती है वहां पे रश कम होती है। तो यूजुअली मार्केट्स में ही तुम्हें ज्यादा रश मिलती है, वहां पे अक्यूमुलेशन ऑफ शॉप्स होता है या बिजनेसेस होता है। अब हमेशा बैंक कहाँ खुलता है? मार्केट के बीच में। और मतलब इसीलिए खुलते हैं ताकि उसके कस्टमर्स उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकें। या हॉस्पिटल कहाँ पे खुलता है? जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, या क्लिनिक खुलता है डॉक्टर का, कहाँ पे खुलता है? जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। ये थोड़ी वो साइट एरिया में जाके क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा, या साइट एरिया में कोई हॉस्पिटल है? मतलब है, बट एज एन कोई बड़ा हॉस्पिटल हमेशा सिटी के बीच में या क्राउडेड प्लेस के थोड़ा आसपास। बिल्कुल। और वो लोकेशन ऐसी चूज करते हैं जहाँ पे उनको लेबर भी इजीली, अनस्किल्ड हो या स्किल्ड हो, दोनों मिल जाती है। और सर्विस सेक्टर बिजनेसेस हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते हैं। अब चाहे तुम रिसेंटली हुए ए लेवल्स के टीचर्स को देख लो, आईपैड, जूम रिकॉर्डिंग, इस तरह की चीजें फैसिलिटीज यूज करते हैं। अब जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर्स ने क्या करा था? ऑनलाइन चेकअप या ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी। और सर्विस सेक्टर की ये बात होती है कि जब ओनर की प्रीफरेंस भी आ जाती है। अब मुझे फूड बिजनेस खोलना है, अब मेरी मर्जी कोरंगी में खोलूँ, मोड़ बेसन पे खोलूँ, या डॉल्बिन मॉल में खोलूँ, या एमराल्ड टावर में खोलूँ, ये मेरी प्रीफरेंस है, क्योंकि मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी मार्केट रिसर्च है। क्लाइमेट फेवरेबल भी हो सकता है, क्लाइमेट में सारी चीजें आ जाती हैं, कस्टमर्स
जो सर्विस सेक्टर बिजनेस में खोल रहा हूँ उसकी मार्केट कहाँ है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कहाँ हैं, तो वहां पे जाके मैं इसको ऑपरेट करूँगा। और पावर एंड सप्लाई जितनी भी नेसेसिटीज है ना, वो हर लोकेशन के लिए, हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। अब रिटेलिंग बिजनेस का हम डेली कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कभी रिटेलिंग शॉप पे या रिटेलिंग बिजनेस में एंटर नहीं किया। लाइक जैसे रिटेलिंग बिजनेस में कौन जाता है, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड सेक्टर, जो रोजमर्रा की चीजें लेते हैं, कभी दूध लेने, अंडा लेने या ब्रेड लेने। और एग्जैक्ट डिटेलिंग हो गया है। रिटेलिंग ही है सुपरमार्केट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ शॉप्स। अगर आप रिटेलिंग बिजनेस में जा रहे हो तो पहली चीज जरूरी क्या है कि आपको शॉप अवेलेबल हो, रेंट आपके बजट में हो, वहां पे जो रेगुलेशंस है, लेजिस्लेशंस है, वो आपके फेवर में हो। और जाहिर रिटेलिंग बिजनेस करोगे तो कस्टमर्स आएंगे जाएंगे, तो आपके पास पार्किंग लॉट्स होने चाहिए, या आप अपने लोकेशन पे सामान लाओगे तो डिलीवरी व्हीकल की भी जगह होनी चाहिए, रेंट, टैक्सेस। और जो लोग हमारे पास खरीदने आते हैं, परचेजिंग करने आते हैं रिटेलिंग बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, टाइप शॉपर्स, जो वो शॉपिंग करते हैं। ये पार्किंग का तो मतलब मतलब अभी देखो, यहाँ पे पढ़ने आते हो, सही, बाहर पार्किंग स्पेस होती है, तुम चाहो अपनी गाड़ी खड़ी करो, तुम आराम से बैठ सकते हो। बट कहीं पे तो अक्सर ऐसे होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह पे जाते हो जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होती है, वहां पे पार्किंग का इशू होता है, तो तुम प्रीफर करते हो यार हम किसी और जगह से चीजें परचेज कंज्यूमर करें। डांस कस्टमर डांस करता है। बिल्कुल, कंज्यूमर को कन्वीनियंस होना चाहिए ना, पार्किंग लॉट से कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिल जाता है। जब तुम इम्तियाज में जाते हो, वहां पे पार्किंग होती है, तुम चले जाते हो। एक नॉर्मल सुपरमार्केट होती है, आप वहां पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, पार्किंग का मसला होता है। अगर पार्किंग खड़ी भी करो तो फिर वो सीवीसी वाले आके टैक्स ले लेते हैं कि भाई 50 रुपए दो। तो शॉपर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई रियलिस्टिक कंज्यूमर होते हैं, कोई सीरियस बायर्स होते हैं, कोई मतलब जस्ट टाइम पास। और नंबर ऑफ कस्टमर्स पे भी बेस करता है। और नियर बाई शॉप्स में आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, या ऐसे शॉप्स होते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, या कुछ शॉप्स ऐसे होते हैं या कुछ मार्केट ऐसी होती है जो अनटैप्ड होती है रिटेलिंग में, तो आप वो भी देख लेते हो उसमें। यानी मैं अगर कोई ऐसा बिजनेस खोल रहा हूँ, ऑलरेडी उसके कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं, ऑलरेडी उस टाइप का बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम वहाँ पे वो सेम बिजनेस नहीं खोलते, हम चाहते हैं कि फिर थोड़ा सा यूनिक हो। यहाँ तक कोई मसला नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओवरसीज लोकेशन डिसीजन, टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ में क्या होता है, टैक्सेस वगैरह टैक्सेस वगैरह के, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में एंटर करते हो, बिजनेस सेटअप करते एक्सचेंज हो, रेट भी ज्यादा है। हाँ वो ट्रेड बैरियर्स में आई गेस आ जाता है। क्योंकि टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर एक्सचेंज रेट का भी एक बड़ा सा लिख देता हूँ, एक्सचेंज रेट, और मार्केट अपॉर्चुनिटीज के मतलब हो सकता है आपका लोकली प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच गया हो, बट इन फॉरेन मार्केट आपके पास स्पेस होता है कि आप उसकी मार्केट को क्रिएट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लेबर सस्ता है, महंगा है, एक्सेस टू रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है नहीं है, कल्चरल कंसिडरेशंस, लैंग्वेज बैरियर्स, रिलीजियसली, हेल्थ वाइज, जितनी भी चीजें हैं, अगर आप वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट पॉलिसीज आ जाती है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज आ जाती हैं, और एक्सचेंज रेट भी मैटर करता है। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका एक्सचेंज रेट स्टेबल है या फ्लक्चुएटिंग है। स्टेबल है तो स्ट्रांग है, तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जिस कंट्री का एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो वहां पे इन्वेस्ट करना फजूल है, वहां पे उल्टा लॉस होता है।